Uh, Good evening, friends, and welcome on behalf of Jairangam. I am myself Ajit Rai, a film critic and theatre critic, and hosting this panel discussion today. And it is a great matter of pride and pleasure that we are going to celebrate a very special book on Natya Shastra written by Professor Arjun Dev Charan. The book is Pancham Ved, and this Pancham Ved depicts a lot of debates, start a lot of debates and discussions and already and various issues. सो जयरंगम के चाहने वाले दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं अजीत राय आप सबका स्वागत करता हूं 10वें जयरंगम में। आपको जैसे कि जानकारी होगी कि जयपुर रंग महोत्सव, जिसे जयरंगम हम कहते हैं, इसको हमारे मित्र और स्वर्गीय दीपक गेरा जी ने शुरू किया था आज से 10 साल पहले, और उनकी टीम ने इस नाट्य समारोह को एक ऐसी ऊंचाई दी कि भारत रंग महोत्सव और महिंद्रा एक्सलेंस इन थिएटर अवार्ड्स के बाद जयरंगम देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल बन गया। पिछले 10 सालों में जितने भी श्रेष्ठ नाटक हुए इस देश में वो जयरंगम में खेले गए, और उसने एक बड़ी भाईचारे की बड़ी एक मंडली बनाई जयरंगम ने थिएटर कर्मियों के बीच। और हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस साल हमने जयरंगम के कर्ता धर्ता मुखिया और उसके प्रेरणा स्रोत और हमारे मित्र दीपक गेरा को कोरोना की दूसरी वेव में हमने उनको खो दिया। इसका हमें बहुत दुख है, और हम उनके परिवार के प्रति और उनके चाहने वालों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दीपक गेरा के लिए। और उनकी स्मृति में आयोजित होने वाले जयपुर रंग महोत्सव के इस 10वें चरण की शुरुआत करते हैं इस पैनल डिस्कशन से। ये 17, 18, 19 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें एक दिन 17 दिसंबर को मकरंद देशपांडे के नए नाटक से इसका उद्घाटन होगा, और बाकी 2 दिन ऑनलाइन करेंगे। जयरंगम पिछले साल भी हुआ था, लेकिन ऑनलाइन हुआ था क्योंकि कोरोना की परिस्थितियों में वो फिजिकल फॉर्म में नहीं हो पाया था। अब आते हैं हम इस किताब पर, जो कि ये पंचम वेद छपी है, और इसके लेखक हैं यशस्वी लेखक, साहित्यकार, नाटककार, रंगचिंतक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अर्जुन देव चारण जी। और हम आज बात करेंगे कि मानो ये जो भारतीय नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसकी एक अच्छी व्याख्या पंचम वेद के नाम से हमारे बीच आई है, इसका महत्व क्या है आज, और इसकी प्रासंगिकता क्या है। इतने सैकड़ों सालों से यह किताब क्यों भारत के लिए और दुनिया के रंगमंच के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। और मुझे इस किताब को पढ़ते हुए, और जैसा कि हमारे 3 एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, दे आर एमिनेंट थिएटर क्रिटिक एंड थिएटर थिंकर ऑफ दिस कंट्री। ऋषिकेश सुलभ पटना से ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और सत्यदेव त्रिपाठी मुंबई से, और महेश चंपक लाल बड़ौदा से ज्वाइन कर रहे हैं, और खुद इस किताब के लेखक अर्जुन चारण हमारे बीच मौजूद हैं जोधपुर से। अर्जुन देव चारण जी का जो परिचय है और उनका जो बायोडेटा है, यदि मैं यहाँ पढ़ना शुरू करूं तो सारा 1 घंटा सिर्फ उसी चला जाएगा, क्योंकि वो उनका इतना विशाल काम है। 40 किताबें उन्होंने लिखी हैं, वे बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिसमें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष पद शामिल है। वे साहित्य अकादमी की राजस्थानी भाषा समिति के कन्वीनर रहे हैं, और वे देश के कुछ गिने चुने ऐसे लेखकों में हैं जिनको 2 केंद्रीय सम्मान, यानी कि साहित्य अकादमी का सम्मान और संगीत नाटक अकादमी का सम्मान, दोनों उनको मिल चुका है। और वे भारतीय, जिसको नामर सिंह ओरिएंटल स्टडीज कहते थे, उसके वो बहुत महारथी हैं, और हम लोगों ने उनकी संगत में बहुत सारा प्राच्य विज्ञान और भारतीय प्राचीन साहित्य उनसे सुनकर सीखा है। तो हम बात इसमें शुरू करते हैं पहले अर्जुन देव चारण जी से ही, कि पंचम वेद आपने ये लिखा है, तो एक चीज से हम बात शुरू करते हैं कि आपको क्यों लगा कि भरत मुनि, अच्छा एक तो और भी आप हमेशा कहते रहे हैं कि इसे ब्रह्मा ने लिखा, जबकि हम सब जानते हैं कि इसे भरत मुनि ने लिखा। तो ये क्या है पंचम वेद आखिर, और इसको आपने लिखने का कैसे मन बनाया, और उसका आज क्या महत्व है, आज क्यों लिख रहे हैं अर्जुन देव चारण जी। धन्यवाद अजीत भाई।
नाट्य शास्त्र पे हम लोग यानी भारतीय परंपरा में, रंग परंपरा में काम करने वाले लोग पिछले 1000 साल से लगातार विचार विमर्श करते रहे हैं। मैं अपने नाट्य कर्म में जब सक्रिय हुआ और पता लगा कि एक भारतीय नाट्य परंपरा का आधार ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि ग्रंथ संस्कृत में है और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अनुत्तरित है, तो मेरा सोचना ये था कि हमें आज के रंगकर्मी को ये बताना चाहिए कि ये जो भारत का नाट्य परंपरा का आधार ग्रंथ है उसका संदर्भ क्या है, और जैसा अजीत जी ने कहा कि उसकी प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता का प्रश्न बहुत अजीब प्रश्न है। ये किसी भी चीज के लिए हम ये एक शब्द सामने रख के उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। मेरा मानना यह है कि जब तक समाज रहेगा तब तक समाज की रंजन परंपरा रहेगी, और जब तक समाज की रंजन परंपरा है तब तक नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथ महत्वपूर्ण बने रहेंगे। मैं इस ग्रंथ पर पिछले 30 साल से काम कर रहा था। ये 300 पृष्ठ की जो पुस्तक मेरे द्वारा आपके सामने उपस्थित की गई है, इसमें उन सब स्थलों को डिकोड करने में बहुत समय लगा था, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे स्थल है। जैसा अजीत भाई ने बताया कि हम तो अब तक समझते आए हैं कि भरत का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र है, और मैं ये कहता हूं कि नहीं, ये ब्रह्मा ने लिखा है। ये मैंने नहीं कहा है, ये स्वयं भरत ने कहा है, और जो भी नाट्य शास्त्र से गुजरा है उनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि नाट्य शास्त्र के प्रारंभ में ही, अर्थात आत्रेय मुनि के प्रश्न पर उसको जवाब देते हुए स्वयं भरत ने ही ये कहा है कि ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, ग्रंथ मैंने नहीं लिखा है, ये ग्रंथ आज पितामह ब्रह्मा ने रचा है। और उन्होंने भरत को उसके पहली प्रस्तुति के लिए चुना है, इसलिए भरत उसको पहली बार आत्रेय मुनि को बता रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम तक पहली बार भरत के माध्यम से पहुंचा है, इसलिए हम भरत का नाट्य शास्त्र का संदर्भ दे देते हैं। लेकिन पंचम वेद में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अब तक इसके अर्थ नहीं खोजे गए, खासतौर से उसके वेद के प्रसंगों को लेकर। और हमारी परंपरा में अब तक ये कहा जाता रहा है कि ये सब माइथोलॉजी है, इसलिए इसको छोड़कर बात की जानी चाहिए, और ऐसा होता रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि यदि ये सब माइथोलॉजी है और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो माइथोलॉजी तो क्योंकि कल्पना मानी गई है, बल्कि हमारी भारतीय परंपरा में तो उसका अर्थ ही मिथ्या से जोड़ा गया है। तो यदि वो सब मिथ्या है तो हमारी अपनी ज्ञान परंपरा की जमीन ही हमें प्राप्त नहीं होती है। तब उस पर जैसा तैसा भी हम भवन बनाना चाहें
वो बनाना संभव नहीं है। असल में नाट्य शास्त्र में जो कुछ कहा गया है उसका बहुत सटीक अर्थ है, हम उसे बरामद नहीं कर पाए हैं, या हम तक उस अर्थ को हमसे पूर्व के हमारे नाट्य पुरोधा जो रहे हैं वो नहीं पहुंचा पाए हैं। इसलिए हम इन प्रश्नों को टालते रहे हैं। जैसे यजुर्वेद से अभिनय लिया, इसका अर्थ क्या है, या अथर्ववेद से रस लिया, क्योंकि वेदों की परंपरा में एक रेफरेंस तो हम सबको पता है कि सामवेद गान का वेद है, इसलिए जब नाट्य शास्त्र में कहा गया कि गान सामवेद से लिया तो समझ में आया कि ठीक है, वो गान का वेद है। लेकिन ऋग्वेद से पाठ्य लिया, पाठ नहीं लिया है, पाठ्य लिया है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऋग्वेद से ही क्यों लिया, अथर्ववेद से पाठ्य क्यों नहीं लिया? यजुर्वेद से रस लिया तो रस यजुर्वेद से क्यों लिया, ऋग्वेद से क्यों नहीं लिया? इसका कोई गहरा अर्थ है जो हमको नहीं पता है। और मैंने कोशिश की अपनी इस पुस्तक में कि मैं उन सारे संदर्भों को डिकोड कर सकूं। अब कितना सफल हो पाया हूं, इसका उत्तर तो जो इसको पढ़ेंगे, जो इससे गुजरेंगे, वही दे सकते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच पटना से ऋषिकेश सुलभ जी हैं, और ऋषिकेश सुलभ जी एक सुप्रतिष्ठित नाटककार हैं, हिंदी के कहानीकार हैं और हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक रहे हैं। उन्होंने लगभग 50 वर्ष, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं, उन्होंने देश के रंगमंच को देखा है और समझा है, और उन्होंने उस पर विचार किया है। सुलभ जी, आपको क्या लगता है कि नाट्य शास्त्र की क्या प्रासंगिकता है आज के जमाने में, और उसका महत्व क्या है, उसे क्यों पढ़ा जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सबों को नमस्कार करता हूं और दीपक गेरा को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनसे मेरी एक ही मुलाकात थी, लेकिन वह बेहद आत्मीय मुलाकात थी। तो उनके प्रति, पूरे उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उन्हें श्रद्धा अर्पित करता हूं। यह पुस्तक पिछले कुछ दिनों पहले ही मुझे मिली और मैं इसको मैंने पढ़ना शुरू किया। अभी कुछ हिस्सा इसका शेष भी है पढ़ना, क्योंकि यह किसी उपन्यास या कहानी की तरह लगातार पढ़ी जाने वाली एक बैठक में पुस्तक नहीं है। प्रासंगिकता पर आने से पहले एक दो बातें मैं कहूँगा। अभी जो अर्जुन देवचारण जी की बातों से वो बातें उभरी हैं। पहले तो ये कि अगर इसको मिथक जो मानते रहे हैं या मिथ्या मानते रहे हैं, वो अपनी समृद्ध परंपरा, अपनी जड़, अपनी जमीन को नकारते हैं। तो यह ऐसी किताब नहीं है जिसकी जमीन मिथ्या पर खड़ी हो, झूठ पर खड़ी हो, या सिर्फ कल्पनाशीलता पर खड़ी हो। ऐसी पुस्तक नहीं है ये, पहली बात। और बिना इस विवाद में जाए, ये सत्य है कि स्वयं भरत ने कहा है कि ये ब्रह्मा ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है, अर्जुन देवचारण जी कह रहे हैं। और लेकिन माध्यम भरत बने हैं, तो जब माध्यम कोई बनता है तो वह पुस्तक उसके नाम से भी आती है, उसका नाम उससे जुड़ता है स्थायी तौर पर। प्रासंगिकता की जहां तक बात है, तो परंपरा में परंपरा बहुत भ्रामक शब्द भी है और बहुत उत्तेजक शब्द भी है। परंपरा के पास हमें बहुत ही सजगता के साथ जाना चाहिए, बहुत सतर्कता के साथ जाना चाहिए। अगर हम सतर्क होकर अपनी परंपरा का अवगाहन नहीं करते हैं तो हम कई बार रूढ़ियों का शिकार बनते हैं और जीवन को रूढ़ियों से मुक्त कर नहीं पाते हैं। और नाटक या नाट्य का जो यह नाट्य शास्त्र जो है, यह सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का वर्णन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ निर्देश जारी नहीं करता। अगर बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं या बहुत सारी चीजें जो डिकोड नहीं की जा सकी हैं इस ग्रंथ की, वही इसकी जीवंतता का प्रमाण है। अब यह ग्रंथ आपको निरंतर प्रश्नाकुल बनाए रखता है।
जिज्ञासु बनाए रखता है। आप जितना इसका भाष्य प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं उतने ही प्रश्न पैदा होते हैं, और यह प्रश्नाकुलता किसी भी सृजन के लिए, खास तौर पर नाट्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि नाटक भी जो जिसे दृश्य काव्य कहा गया, वह जिज्ञासाओं के बिना संभव ही नहीं है, वह उत्सुकता के बिना संभव नहीं है। तो जब उसका लक्षण ग्रंथ लिखा जाएगा तो उसके भीतर अनंत जिज्ञासाएं और उत्सुकताएं होंगी, क्योंकि बिना उसके यह संभव नहीं है कि हम इसका अध्ययन कर सकें। यह हमें बार बार प्रश्नाकुल करेगा, बार बार हमें ले जाएगा, और यही प्रासंगिकता है। हमारा जीवन जितना जटिल से जटिलतर होता जा रहा है, और इस जटिलतर होते जाते जीवन के प्रश्नों से, जीवन के यथार्थ से हम जब टकराते हैं, रंग की दुनिया में, नाट्य की दुनिया में जब हम टकराते हैं, तो हमें उपकरण चाहिए उसके लिए, हमें उसके लिए युक्तियां चाहिए। और उन युक्तियों के लिए जब हम अपनी परंपरा के पास जाते हैं तो हमारे पास एकमात्र नाट्य शास्त्र है जिसमें सब कुछ समाहित है। उसके रंग विविध हैं, विविध वर्णी है वो। वहां से आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें चुनते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं समय समय। जबकि सच्चाई यह है कि अभिनव गुप्त के बाद से आज तक कोई उसकी वैसी व्यापक व्याख्या नहीं सामने आई। तो हमारे समय में अर्जुन देव चारण की यह कोशिश, उनका यह प्रयास, और इस ग्रंथ से टकराना, मैं इसको टकराना कहूंगा, इस ग्रंथ से, और विनम्रता के साथ टकराना। आप किसी अपनी परंपरा के साथ जब विनम्र भाव से परंपरा के पास जाते हैं और एक प्रश्नाकुल होकर के जाते हैं, तो आपको अपने जीवन के ढेर सारे जो जीवन के जो उहापोह है, जीवन का जो जीवन की उथल पुथल है, जिसमें नाट्य के माध्यम से जिसे आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसके लिए युक्तियां आपको मिलती हैं। तो यह इसलिए प्रासंगिक है, यह पुस्तक खास तौर पर इसलिए प्रासंगिक है कि एक ऐसी पुस्तक जिसको विद्वता का मतलब इसको ज्ञान की गठरी मानकर किनारे रख दिया गया था कि क्योंकि इसकी व्याख्या संभव नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती हैं, उसको एक सहज और सरल भाव से, विनम्र भाव से नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उपलब्ध कराना, ये बड़ी बात है। क्योंकि वहां हमारे जीवनानुभव छुपे हुए हैं, हमारे पूर्वजों के जीवनानुभव छुपे हुए हैं, जिनसे हमारे जीवनानुभवों का जब मुलाकात होती है, जब वो आमना सामना होता है, तो फिर नई चीजें पैदा होती हैं। कोई भी ग्रंथ इसीलिए महत्वपूर्ण। मैं आपके पास फिर आऊंगा। अब मैं सत्यदेव त्रिपाठी के पास जाना चाहता हूं। सत्यदेव त्रिपाठी जी पिछले दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सुप्रसिद्ध अभिनेता और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष हरेश रावल ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया, और इस पुस्तक का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को जितना भारत में जहां जहां भी रंगमंच होती है उसके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और एक व्यंग के लहजे में थोड़ा बहुत ये कहा कि नाट्यशास्त्र तो एनएसडी में भी बहुत कम पढ़ाया जाता है, और आप चूंकि मुंबई से आते हैं, और मुंबई एक रंगमंच की आधुनिक नगरी है जहां तरह तरह के रंगमंच हमें दिखाई देते हैं मुंबई से। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हमारे आधुनिक अभिनेताओं के लिए, जो कि अधिकतर अभिनेता एक आधुनिक पृष्ठभूमि से आते हैं जो शहरों में है, और बाकी जो ग्रामीण इलाकों में भी हैं वो नई पीढ़ी, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि उन्होंने शायद वेदों, उपनिषदों, पुराणों और रामायण, महाभारत और बाकी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है। और मैं एक बात से और प्रभावित हुआ जिसमें अर्जुन देव चारण ने एक बार मुझसे कहा था कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का हवाला देते हुए कि मृत्यु और नियति को पार कर जाना केवल अभिनेताओं की ही किस्मत है, केवल अभिनेता ही ऐसा कर सकता है। तो जो भी पश्चिम है और अमेरिका है और दूसरे देश हैं जहां की सभ्यताओं में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है और वहां इस तरह की बात नहीं की जाती, जाहिर है। तो सत्यदेव त्रिपाठी जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? सत्यदेव त्रिपाठी जी। धन्यवाद अजित जी, और नमस्कार सभी मित्रों को।
इस बात के लिए भी आभार कि आप लोगों ने इस चर्चा में मुझे शामिल किया। ये सौभाग्य है मेरा, प्रसन्नता की बात है मेरे लिए। किताब का जहां तक सवाल है, मुझे सच सच बता देना चाहिए कि किताब मुझे अभी तक मिली नहीं है, रास्ते में है, रसीद आ गई है, उसकी पोस्ट ऑफिस से भेजी गई है, लेकिन चर्चा में आने का वादा मैंने किया तो थोड़ा चिंतित था, सक्रिय हुआ, पब्लिशर से बात की, अर्जुन देव जी से नंबर लेकर के, तो उन्होंने पीडीएफ भेज दिया और वो पीडीएफ कल आया मेरे पास सुबह। और मैं सुलभ जी की बात से अलग होते हुए ये कहूं कि मैंने सरसरी तौर पर पूरे पीडीएफ का पारायण कर लिया। ये मैं नहीं कहूंगा कि मैंने पढ़ लिया या मैं उसको समझ गया। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा शब्द है, सत्यनारायण की कथा का पारायण हुआ करता है, और तमाम चीज़ों का हम पारायण करते हैं, सरसरी तौर पर पढ़ जाते हैं। और इसीलिए आज मैं जो कहूँगा वो कोई मेरा सोचा समझा वक्तव्य नहीं होगा, बहुत ठोस वक्तव्य नहीं होगा जिस पर कि मैं आगे चल करके टिकूं। हो सकता है जब मैं इसको ठीक से पढूं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब को पढ़ते हुए मूल जो प्रति है नाट्यशास्त्र की, वो हमें अपने सामने रखनी पड़ेगी, अपने साथ रखनी पड़ेगी, और बार बार उसको रेफर करना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। सरसरी तौर पर चलने से भी मालूम पड़ा। और अर्जुन देव जी जिन बातों की तरफ सवाल कर रहे थे, कह रहे थे, वो सब तो उन्होंने उसमें बता दिया है कि उन्होंने यजुर्वेद से क्यों, अथर्ववेद से क्यों रस लिया या ऋग्वेद से क्यों पाठ्य लिया, इसकी पूरी विवेचना अर्जुन देव जी ने की है। और ये बहुत विद्वत्तापूर्ण किताब है। सारी बातों को उन्होंने, जो हमारी भारतीय मनीषा के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से उसको पुष्ट किया है, जिसमें छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करते हैं, जैमिनी ब्राह्मण की बात करते हैं, स्कंद पुराण, निरुक्त, भगवद गीता, महाभारत, जो उसके पौराणिक संदर्भ हैं उसे स्पष्ट करने के लिए, उसकी अर्थवत्ता बताने के लिए, वहां उसका मतलब बताने के लिए वो पूरी भारतीय मनीषा को खंगालते हैं और उस भारतीय मनीषा से उसको पुष्ट करते हैं, जो इस किताब की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अजीत जी ने सवाल तो दूसरा किया है मुझसे कि बंबई में क्या हो रहा है, और इसकी बंबई के संदर्भ में, बंबई के संदर्भ क्या, पूरे देश के संदर्भ में। अभी सुलभ जी ने कोट किया, और वो जो कोट किया उन्होंने, वो इस पुस्तक में भी कहा है अर्जुन देव जी ने कि अभिनव गुप्त के बाद नाट्य शास्त्र की कोई चर्चा देश में नहीं हुई। जब नहीं हुई चर्चा, तो बंबई में और दिल्ली में, अलग अलग शहरों में उस चर्चा का सवाल क्या है, सचमुच नहीं हुई। और न होने के जो सारे कारण हैं, अगर उसमें हम जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी कि वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन न होने से जो बड़ा नुकसान हुआ है उसका भी एक परिणाम है कि आज नाटक की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है, किस तरह से हास्य और विनोद में, या किस तरह से कॉमर्शियलिज्म में, व्यावसायिकता में फंसते फंसते नाटक आज कहां पहुंच गया है, जहां से भरत मुनि ने शुरू किया था। अगर वो परंपरा अभिनव गुप्त के बाद बंद न हुई होती तो आज नाटक की स्थिति ऐसी न होती, वो चाहे बंबई हो चाहे दिल्ली हो। हम सब जानते हैं कि उसमें नाट्य कितना है, उसमें सरोकार कितना है, उसमें कला कितनी है, उसमें समर्पण कितना है। ये सारी चीजें भरत के नाट्य शास्त्र में हैं। अभी आप नियति और मृत्यु की बात कर रहे थे, वो मंडप की चर्चा करते हुए अर्जुन देव जी ने भी कहा है, नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि यम और नियति के दो कोने बनते हैं, और प्रदक्षिणा करके, उसकी प्रदक्षिणा करके अभिनेता को मंच पर, मंडप जिसे कहते हैं, उस पर प्रविष्ट होना होता है। यानी आप अपनी नियति को और अपनी मृत्यु को लांघ करके वहां पे आते हैं। और हमेशा हमें मृत्यु से परे जाने की बात हमारा चिंतन, भारतीय चिंतन हमेशा कहता है। मौत से हमारे यहाँ डर नहीं है, नियति से हमारे यहाँ डर नहीं है। हमारी परंपराएं इतनी स्वस्थ और इतनी सुदृढ़ हैं, इतनी मजबूत हैं, इतनी जीवन परक हैं, इतनी जीविषा संपन्न है कि वो मौत से डरते ही नहीं उस बात से। तो ये कहा है कि ये एक प्रतीक है। असल में पूरा का पूरा नाट्यशास्त्र एक रूपक है। ये नाट्यशास्त्र भी हमने उस तरह से ठीक से नहीं पढ़ा है, मगर जितना भी उल्टा पलटा करके पढ़ा है, वो आज समझ में आ रहा है कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए।
अर्जुन देव चारण जी नाट्यशास्त्र को फिर से स्थापित कर रहे हैं। 1000 सालों बाद, लगभग 700-800 सालों से जो परंपरा छूटी हुई थी उसको उन्होंने नए ढंग से प्रकाश में ला दिया है। तो अब ये सवाल नहीं करना है कि वो दिल्ली में और मुंबई में उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता सनातन है। ये हमारा दुर्भाग्य था कि इतने दिनों तक वो लुप्त रही। बहुत दिनों तक तो ये किताब छपी ही नहीं थी, हमारे यहाँ छापे खाने थे ही नहीं। ये तो जाकर के 19वीं शताब्दी में जाकर के ये किताब नाट्यशास्त्र छपाई के रूप में छपी, नहीं तो हस्तलिखित प्रति रही होगी जैसे कि सारी प्रतियां रहती हैं। लेकिन छपने के बाद इसका जिस तरह से प्रचार होना चाहिए, जिस तरह लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंची। कारण सिर्फ इतना ही है कि वो इतनी व्यापक किताब है, इतनी गहरी किताब है कि आज जिस तरह से फौरी सरोकार हैं हमारे, कि हमने एक, आजकल तो क्या हो रहा है, एक नाटक उठाया, एकल पाठ कर लिया, 2 पात्रों को ले लिया, 10 दिन अपने घर में बैठ करके दोनों रिहर्सल कर लिया और शो करने खड़े हो गए। तो जब दुनिया इतनी आसानी की तरफ भाग रही है, ऐसे में भरत मुनि ने जो बताया है उसकी तरफ जाना, उस पर विचार करने का न उनके पास वक्त है न इच्छा है। इसमें दोष अभिनव गुप्त के बाद आए सारे विद्वानों का भी है, आज के भी सारे विद्वानों का है। जब दुनिया इतनी खुल गई है, देश विदेश के सारे, चाणक्य जी ने एक बात और उसमें कही है कि जो पाश्चात्य चिंतक हैं उन्होंने सबके नाम लिए हैं, स्तानिस्लोवस्की और ये सारे लोग जो उसमें हैं उनका नाम भी लिया उन्होंने, और ये कहा है कि इनके सामने हमारी परंपरा लुप्त हो गई। यानी हमारे लोग उसकी तरफ भाग गए, पाश्चात्य चिंतकों के नाट्यशास्त्रीय चिंतन की तरफ भाग गए। ये सबसे बड़ा ये मतलब बदकिस्मती हुई देश की, कला की, नाट्य की। तो इसकी चर्चा में जाएंगे तो लंबा होगा, अभी अजित राय जी रोक देंगे मुझे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये किताब जब आई है तो ये एक तरह से उसका पुनरुज्जीवित करना है उस नाट्यशास्त्र को, और जिस तरह से, जिस करीने से अर्जुन जी ने इस बात को लिया है, जैसे छोटे छोटे अध्याय हैं 22, उसमें प्रवेश से लेकर के आभार 5-6 लाइन का है, उसके बाद उसके बीच में 20 अध्याय हैं। और किताब मेरी समझ में उपन्यास कहानी भले न हो, लेकिन ये सबके लिए तो है नहीं। आम आदमी जो उपन्यास पढ़ लेता है वो पंचम वेद नहीं पढ़ेगा। पंचम वेद वही पढ़ेगा जिसका कोई सरोकार हो, कोई वास्ता हो, कोई पृष्ठभूमि हो इस नाटक की, और जिसकी थोड़ी भी सही पृष्ठभूमि है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उसने इस किताब को शुरू किया पढ़ना तो उसे रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई बहुत ऐसी अत्यावश्यक चीज जीवन की ना आ जाए, कोई आपातकालीन इमरजेंसी ना आ जाए आपके जीवन में, तो ये किताब शुरू करने के बाद रुकने लायक है नहीं। बात अपने अपने चॉइस की है, अपने अपने शौक की है, अपनी अपनी रुचि की है। लिखने में कोई कसर नहीं हुई है अर्जुन देव की तरफ से। सारी चीजों को जस्टिफाई करते हैं, सारी चीजों का प्रमाण देते हैं। मैं एक उदाहरण दूं आपको, शीर्षक आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि किस बात की चर्चा हो रही है। उसमें एक जगह इन्होंने दैत्यों वाली बात की है कि दैत्य किस तरह से आकर के डिस्टर्ब करते हैं। अब उसमें बात क्या है, आप शीर्षक देख कर नहीं समझेंगे क्या कहने जा रहे होंगे वो। वहां जब शुरू होता है तो मालूम पड़ता है कि अभिनेताओं को दैत्यों ने चौक कर दिया है, उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं, रोक दिया है। तब बताते हैं ये कि इसका मतलब क्या। निर्देशक तो बैठा है अपनी जगह पे, जिसने नाटक बनाया है, मंडप तो है, टेक्स्ट तो है, पाठ तो है, सब कुछ तो है, मगर नाटक हो क्यों नहीं रहा है? नाटक हो इसलिए रहा है कि अभिनेता को चौक कर दिया गया है। इसका मतलब होता है, तब अर्जुन देव जी अपनी व्यवस्था देते हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं या जो नाट्यशास्त्र कहना चाह रहा है कि नाटक अभिनेता का माध्यम है। फिर चूंकि वो आज के नाट्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, आज के नाट्य का जो माहौल है उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो बताते हैं कि आज नाटक को निर्देशक का माध्यम बना दिया गया है। भाई तुगलक किसने किया? तो कहा इब्राहिम अलका जी ने किया। अभी आप भूल गए कि उसमें मनोहर सिंह भी थे। मनोहर सिंह के बात के नाम से बात नहीं होती, बात इब्राहिम अलका जी के नाम से होती है। यानी चला गया नाटक निर्देशक के पास, और आज वो चारों तरफ, बाजार से लेकर के, उसके बनावट से लेकर के, उसके प्रोडक्शन से लेकर के, निर्मित से लेकर के, सब में निर्देशक प्रधान हो गया है। लेकिन निर्देशक प्रधान होता नहीं, ये भरत के नाट्य की बात है। वहां से उठाते हैं और ऐसी बातों से शुरू करके वो ले आकर के बात बिल्कुल आधुनिक समस्या की से जोड़ते हैं और उसमें आज की कमेंट करते हैं। क्योंकि सौभाग्य है उनका, ये संयोग हम सबके लिए भी अच्छा है
कि उन्होंने उस परंपरा को पढ़ा। मैं ये कहूंगा, हमारे यहाँ एक शब्द है कि घोल के पी लिया है। जब तक घोल के पी न लिया हो इस तरह से नाट्यशास्त्र को, तब तक ऐसा लेखन हो नहीं सकता जैसा लेखन उन्होंने किया है। कहाँ से बात उठाते हैं, कहाँ से पुराणों से निकालते हैं और कहाँ आज पे ले आकर के उसको स्थापित करते हैं, ये सारा जो जोड़ है वो बहुत गहरी मेधा का मामला है। और इतने पूरी भारतीय मनीषा को पढ़ लिया है उन्होंने, और पूरी भारतीय मनीषा से इस नाट्य की जो व्यवस्थाएं हैं उसको वो पुष्ट करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं, उसको स्थापित करते हैं। ये इतना बड़ा काम है कि मैं कहूंगा कि पूरी भारतीय मनीषा इसमें आ गई है, शायद नाट्यशास्त्र से ज्यादा आ गई है, और उसकी बड़ी जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से कहकर के वो कारिकाओं में और श्लोकों में निकल गए होंगे, उसकी इस तरह की, इसे हम टीका नहीं कहेंगे, इसे हम उसकी व्याख्या ही कहेंगे, एक तरह से उसको इंटरप्रिटेट किया है उन्होंने। और इंटरप्रिटेट करते करते आज के समय के लिए या पूरे नाट्य जगत के लिए, शाश्वत समय के लिए, क्योंकि वो किताब ऐसी नहीं है, उसे पंचम वेद यूं ही नहीं कहा जाता, ऐसी किताब है वो कि अगर उसका प्रचार प्रसार आज भी रहा होता तो समाज जिस दिशा की तरफ चला गया है उस दिशा की तरफ न गया होता, अगर उसका पठन पाठन चलता रहा होता। तो उसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता ये है। और मैं उम्मीद करूंगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे नाट्य जगत में निर्देशकों ने, पूरे रंगकर्मियों ने इस किताब का नोटिस नहीं लिया, इसलिए ये अंधेरे में चली गई, अंधकार में चली गई। जो सबसे बड़ा संस्थान है आज, जहां इसी की पढ़ाई होती है, और 1-2 दिन नहीं, 1 साल 6 महीने नहीं, 3-3 साल तक होती है, ऐसी जगहों पर इन किताबों की वैल्यू ज्यादा है। और अगर वहां से निकले हुए इन 60 सालों में इतने लोग हैं, अगर नाट्यशास्त्र वहां ठीक से पढ़ाया गया होता, कम से कम वहां तो उम्मीद थी, वहां तो गुंजाइश थी, और वहां इतने बड़े बड़े नाट्य के प्रोधा लोग थे, तब नहीं हुआ। तो अब इस किताब के आलोक में तो ये होना ही चाहिए कि जितने संस्थान हैं, मैं तो ये पढ़ते हुए मुझे बार बार याद आ रहा था कि इतने घटक हैं इसमें, इतने कंपोनेंट हैं इसमें। 60 साल के एनएसडी में अगर एक एक बच्चे से एक एक पॉइंट पर कराया गया होता काम, नाट्यशास्त्र के एक किसी एक घटक पर, किसी एक कंपोनेंट पर, तो अब तक पूरे नाट्यशास्त्र की एक बहुत अच्छी व्याख्या, एक बहुत अच्छा उसका इंटरप्रिटेशन हमारे सामने होता। लेकिन हमने अपनी परंपराओं को लेकर के सोचा नहीं। आज स्थिति यह है, मुझे एक अध्यापक ने बताया जो एनएसडी में पढ़ाने आए थे नाट्यशास्त्र, मतलब वो जो पढ़ाने वाले थे वो कहीं विदेश चले गए थे, तो उनको बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि मेरे क्लास में बच्चे ही नहीं आते थे, 3-4 आके बैठते थे, और उन्हें नाट्यशास्त्र पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए उनको रुचि नहीं है कि उस तरह से उसके पढ़ते हैं, वो ब्रेख्त पढ़ते हैं, और उनको लगता है उससे काम चल जाएगा। अब तो किसी को पढ़े बिना भी अगर उनको कर लिया है तो उसका काम चल जाएगा। हाँ जी, बस मैं 2 वाक्य बोल के पूरा कर ले रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि ये एक रिवाइवल है, एक पुनरुज्जीवन है। हमें इसके लिए अर्जुन देव चारण जी को बहुत बहुत बधाई देनी है, बहुत बहुत साधुवाद देना है, और बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार होंगे हम कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। और मैं तो दूसरी बार आप बुलाएंगे तो दूसरी बातें करूंगा। मैं तो सचमुच की ये योजना बना रहा हूं कि इस तरह से 1 महीने कम से कम इसका ठीक से अध्ययन किया जाए। इस 300 पृष्ठ किताब को, 296 पृष्ठों की किताब को कम से कम 1 महीना 7-7 8-8 घंटे देना होगा। और उस मेधा को मैं सलाम करता हूं अर्जुन देव चारण की, कि उन्हें इतना याद है, इतना स्मरण है उनको, कौन सी चीज कहाँ है और कहाँ से उठाते हैं, उसको किस तरह से पेश कर देते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, इस तरह के कई उदाहरण मैं लेके आया हूँ। वो पुराणों में ही नहीं जाते, वो शब्द विधान में भी जाते हैं, एटिमोलॉजी से भी उसको निकालते हैं। जैसे अगर अप्सरा कहते हैं, वो एक अध्याय है अप्सरा, तो उसमें अप और सरा, अप पानी से जोड़ते हैं कि पानी से निकली हुई सुंदरियां, सरा सरकती हुई सुंदरियां, चलती हुई सुंदरियां, और इस तरह के ढेरों शब्द हैं। सारे शब्दों का, अधिकांश शब्दों को उन्होंने मूल से उठा करके, उसकी व्युत्पत्तियों से उठा करके उसके अर्थ निकाले हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जितने भी हमारे आज रास्ते हैं, अनुषंग हैं इन चीजों को स्थापित करने के, इंटरप्रेट करने के, सबका बहुत विद्वत्तापूर्ण इस्तेमाल किया है उन्होंने। ये ज्ञान का बड़ा कोश है। इस ज्ञान ऋषि को
मैं प्रणाम करता हूं और अजित राय जी को माइक देता हूं कि आप लीजिए और फिर मुझे याद करिएगा, तो मुझे एक और बात बतानी है, वो फिर नहीं, अभी मैं फिर आपके पास पहुंचूंगा। मैं अगर समय रहा तो महेश चंपकलाल जी के पास पहुंच जाना चाहता हूं। और एक बात मुझे बहुत आकर्षित करती है महेश जी, कि अर्जुन देव जी ने कहा तो मुझे प्रोफेसर नामोर सिंह का एक व्याख्यान याद आया, जो आज से करीब 15 साल पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यशाला में पंचम वेद का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने कहा था कि देवताओं को रोने का हक नहीं है और बिना रोए तो नाटक हो नहीं सकता। दूसरा, अर्जुन देव जी ने मुझे बताया था कि ब्रह्मा ने देवताओं को बुलाया कि नाटक कौन करेगा, तो देवता नहीं कर सकते थे, तो ऋषि करेंगे, यानी कि ह्यूमन, व्हाई नॉट देवताज। तो वो जो एक पूरा इन्होंने इतने दिलचस्प तरीके से उसमें ले आए हैं। और फिर किताब के अंतिम अध्यायों में वो बताते हैं कि नाट्यशास्त्र स्वर्ग से धरती पर कैसे आया। इसमें एक एक चीज और एक एक चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी पढ़े तो उसको बहुत मजा आएगा। भरत मुनि ने भी, जहां तक मैंने उनसे सीखा है, कि नाटक का उद्देश्य लोक रंजन भी है, मतलब वो हमें मजा प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। तो उसी तरह यह किताब ठीक है कि थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन यदि आप उसके अर्थों में जाते हैं, जैसे महेश जी एक और अर्थ हम सोच भी नहीं सकते, तो उन्होंने कहा रसातल में चले जाओ, तो ये तो एक निगेटिव टर्मिनोलॉजी हुई कि रसातल में चले जाओ, तो रस के अतल में चले जाओ, माने रस के भीतर चले जाओ, तो वो फिर निगेटिव कैसे हुई। तो जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि अर्जुन देव जी ने बहुत ही सूक्ष्मता से शब्दों के मूल व्युत्पत्ति से लेकर और उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। तो आपको क्या लगता है महेश जी कि ये पंचम वेद इंसानों के लिए ही बना, और दूसरा ये कि 4 वेदों तक हमारे जो वर्ण व्यवस्था में जो एक वर्ण कहा गया उसकी पहुंच नहीं थी, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ लिखा जाए और ऐसा वेद बने जो सबके लिए सार्वभौम हो। तो आप इसकी महत्ता और इसकी प्रासंगिकता को किस रूप में देखते हैं? जी धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा अर्जुन देव जी को कि नाट्य शास्त्र को उन्होंने एक नवीन दृष्टि से देखने का हमें मौका दिया है। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है नाट्य शास्त्र को लेकर, बड़े बड़े मनीषियों, विद्याताओं का, उनका जो भी काम हुआ है उसका आकलन भी किया है मैंने। तो मेरी दृष्टि में अर्जुन देव जी ने नाट्य शास्त्र को एक नवीनतम दृष्टि से देखने की कोशिश की है। अभी आपने बताया कि देवता है जो द गॉड्स, दे कैन नॉट प्रैक्टिस ड्रामा, या वो नाट्य का प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं मानते, अपने आप को मना कर देते हैं। ये जिक्र अभी आपने किया, तो क्यों मना कर देते हैं? तो 4 शब्द दिए गए हैं जिनकी बड़ी सटीक व्याख्या अर्जुन देव ने की है। नाट्य शास्त्र जो पंचम वेद है उसको ग्रहण करना, धारण करना और फिर उसका प्रयोग करना। देवता असमर्थ है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो अभिनेता है वही समर्थ है। ये अभिनय की जो प्रविधि है उसमें सबसे पहले आलेख को आपको ग्रहण करना है, कहाँ हो तुम, फिर उसको धारण करना है, एक कप ले जाओ मेरे कमरे में, फिर उसका मनन करना है ये फोन, और फिर उसका प्रयोग। स्टानिस्लावस्की ने ये बात कहने के लिए 3 किताबें लिखी। सबसे पहली किताब है एन एक्टर प्रिपेयर्स, दैट इज नथिंग बट कैसे आलेख को ग्रहण किया जाए। दूसरी किताब बिल्डिंग द कैरेक्टर, वो जो बिल्डिंग का कैरेक्टर है वो कैसे धारण किया जाए।
एंड क्रिएटिंग अ रोल, कैसे उसका प्रयोग किया जाए। भरत मुनि ने सूत्रात्मक रूप से ये जो 3 चरण बताए हैं, स्टानिस्लावस्की ने वही बात 3 किताबों के माध्यम से की है। जब तक आप आलेख को भली भांति पूरी तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरह से उसको ग्रहण नहीं कर सकते, यू हैव टू डाइजेस्ट द टेक्स्ट रिटन बाय द प्ले राइट। तो सबसे जो बड़ी चीज है, पहला चरण है ये ग्रहण करना। तो ग्रहण तो बहुत सारे लोग करते हैं, आलोचक है वो भी ग्रहण करते हैं, लेकिन एक अभिनेता है जो धारण करता है, अपनी भूमिका को धारण करना और फिर उसका प्रयोग करना। और जब तक ग्रहण नहीं करते, धारण नहीं करते, आप प्रयोग नहीं कर सकते। ये बात जो आज कही गई है, वो बरसों पहले भरत मुनि ने बड़े सटीक रूप से कह दिया, और अर्जुन देव जी ने ये जो क्रमिक चरणबद्ध तरीके से इसको अभिनय के साथ जोड़ा, ग्रहण करना, धारण करना और फिर मनन करना और फिर उसका प्रयोग करना। तो देवता असमर्थ है, ये काम सिर्फ अभिनेता ही कर सकता है। दूसरी बात, देवता न तो कुशल है, न तो विदग्ध है, न तो प्रगल्भ है और न तो जीत श्रम है। अब ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, ये 4 संज्ञाएं जो दी गई है, वो अभिनेता को लेकर है। सबसे पहले अभिनेता तो कुशल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई योग नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसका नाट्य में समावेश न होता। तो हर तरह से उसको कुशल होना है। अभिनेता को कुशलता हासिल करनी है, कौशल्य प्राप्त करना है। इसका मतलब ये हुआ कि he has to acquire the technique। सबसे पहली बात है टेक्निक। रंगमंच की टेक्निक क्या है, फिल्मों की टेक्निक क्या है, टेलीविजन की टेक्निक क्या है, तो ये कुशलता है। जब तक कुशलता हासिल नहीं करता, तब तक अभिनेता अपने चरित्र को अच्छी तरह से निभा नहीं सकता। तो उसका कुशल होना आवश्यक है। देवताओं के पास एक कौशल्य नहीं है। दूसरी बात, उसको विदग्ध होना है। अपने आप को चरित्र में किस तरह से रूपांतरित किया जाए, ये विदग्धता नट के पास होनी चाहिए, अभिनेता के पास होनी चाहिए। तीसरी बात, there should not be any kind of inhibitions। प्रगल्भ होना चाहिए, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मुझसे नहीं हो सकता। All kinds of inhibitions। भरत मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन इनहिबिशंस को त्याग करना चाहिए, यानी कि आप पूर्ण रूप से प्रगल्भ होने चाहिए। वाक पटुता का भी अर्थ है और अपनी ग्रंथियों से मुक्त हो जाना। जब तक अभिनेता ग्रंथियों से मुक्त नहीं होता, वो अपने चरित्र को अच्छी तरह से उसका निर्वाह नहीं कर सकता। बिकॉज देयर आर मेनी इनहिबिशंस। मैं सिगार नहीं पी सकता, मैं किसी लड़की को छू नहीं सकता, या लड़की कहती है कि मैं किसी लड़के को छू नहीं सकता, ये मैं नहीं कर सकती। या मेरे साक्षात मेरे गुरु मेरे सामने है, मैं उनके साथ अभिनय नहीं कर सकता। तो ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल ब्लॉक्स, यू हैव टू रिमूव ऑल द मेंटल ब्लॉक्स। ये इनहिबिशंस है। इसकी बात भरत मुनि ने बड़ी सटीक से कहा है कि एन एक्टर कैसा होना चाहिए, प्रगल्भ होना चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रंगमंच में तो मैं ईच परफॉर्मेंस शुड बी अ फ्रेश परफॉर्मेंस। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं। आई वॉज एसोसिएटेड विद द कमर्शियल थिएटर ऑफ मुंबई, वेर आई वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट, टू परफॉर्म 4 times in a day
एक दिन में 4 प्रयोग हुआ करते थे नाटक के, सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को, उसी ताजगी के साथ, उसी चरित्र को, क्योंकि हर समय दर्शक बदलता रहता है। तो आप अगर जीत शर्म नहीं है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइव फिल्मों में भी बार बार एक ही शॉट को रिपीट करना उसी ताजगी के साथ, क्योंकि जीत श्रम का है अर्थ न केवल शरीर को, अपने मन को और ज्यादा तो जज्बातों को बार बार भावों का अनुभव करना, उसे अभिव्यक्त करना, थकान महसूस करवा देता है वो। यू आस्क एनी एक्टर कि दिन में 4 बार 5 बार शो करना हो, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से अगर काम करना है तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जीत श्रम होना चाहिए। श्रम से महेश चंपकलाल जी, 1 मिनट महेश चंपकलाल जी की है। मैं मानता हूं कि इतनी अच्छी व्याख्या जो अर्जुन देव जी ने की है, उदाहरण की है उन्होंने, तो इतनी सी बात, ये सूत्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सूत्रबद्ध है। E = mc², वो अगर जान सकते हो तो एटम बम जान सकते हो। तो भरत मुनि के हर सूत्र को आपको जानना होगा, और ये सूत्र को, ये गुत्थी को सुलझाने की अगर चाबी किसी ने दी है तो अर्जुन देव जी ने। मैं उनको नमन करता हूं। महेश जी, without learning, I think one question is here. Without learning and reading Natya Shastra, thousands of Indian actors are practicing theatre in our country. Do you think then why reading Natya Shastra is, why the study of Natya Shastra is essential for actor? Just I want नाट्य शास्त्र एक्टर के लिए एसेंशियल ये है क्योंकि ये तो प्रयोग का शास्त्र है। नाट्य शास्त्र उसके मूल अवधारणा और उसका प्रतिपाद्य विषय आप देखिए कि अभिनय को लेकर है। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य और सात्विक, और सबसे बड़ी बात है सात्विक, सत्व, मन। ये मन की जो बात जो समझाई गई है, जो अर्जुन देव जी ने बात की है कि कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होगा, समाहित, जब तक समाधि नहीं लगाते तब तक, जब तक योग नहीं होता तब कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। स्टानिस्लावस्की ने यही बात की है कि यू हैव टू अटेन अ क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड। ये क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड क्या है? जहां सत्व का उद्रेक है। ये सत्व का उद्रेक वही है which Stanislavski terms as creative state of mind. तो अभिनेत्री, I am asking why reading of Natya Shastra is essential? Why it is essential? तो नाट्य शास्त्र का सीधा संबंध है कि नाट्य शास्त्र ने सात्विक अभिनय की बात करते हुए ये बताया है कि जिसमें सत्व की अधिकता हो वो ज्येष्ठ अभिनय, जिसमें न्यूनता हो वो कनिष्ठ अभिनय। यानी कि देयर शुड बी प्रीडोमिनेंस ऑफ सत्व। सत्व यानी कि जब तक आप एक रूप नहीं हो जाते, unless and until you identify yourself with the character, सत्व उजागर ही होगा। तो ये जो feeling the character है, come to you again. ये सारी बात नाट्य शास्त्र में कही गई। अब मैं अर्जुन देव करण जी के पास दोबारा पहुंचना चाहता हूं, दूसरे चरण में इस बातचीत के। अर्जुन देव जी, आपने पूरे, आप विभिन्न पदों पर रहे और एक रंगकर्मी के रूप में आपने सारे देश लगभग दौरा किया और आपने देखा है। तो जिस तरह के बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, गुजरात और हिंदी प्रदेशों में रंगकर्म हो रहा है और अभिनय हो रहा है, जाहिर है उन सबके लिए ये किताब महत्वपूर्ण है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि हमारी नई जनरेशन के लिए और जो कि प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए नाट्यशास्त्र क्यों जरूरी है? अर्जुन देव जी।
ये जो प्रश्न है अजीत भाई, ये किसी भी संदर्भ में खड़ा किया जा सकता है। फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि स्टानिस्लावस्की की क्यों जरूरी है, या ब्रेख्त को क्यों जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ग्रेटावस्की को क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे कई मित्र ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि नाट्य शास्त्र को क्यों पढ़ा जाए। देखिए, ज्ञान की जो परंपरा है वो किसी जब अभिनेता के पास पहुंचती है तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी माध्यम से ही पहुंचती है। अब जो उसको ग्रहण करने वाला है वो उस माध्यम का की जमीन को नहीं जानता है। और नाट्यशास्त्र तो स्वयं कहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं जानते हुए भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि वो काम अच्छा नहीं होता है और उसके वो अपने कारण बताते हैं। भारतीय नाट्य परंपरा में, या यूं समझ लीजिए नाट्य परंपरा को, आज का जो एक्टर है वो नाट्य शास्त्र को क्यों पढ़े। वो कह सकता है कि मैं बिना पढ़े भी कर सकता हूं, लेकिन जितने भी हमारे जो थिएटर के इंस्टीट्यूट हैं वहां एक्टर को नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता, स्टानिस्लावस्की पढ़ाया जाता है। और स्टानिस्लावस्की जब, जो अभी महेश जी ने बात की, जो 3 किताबें उनकी रेफरेंस है, उन सब बातों का तो जो सूत्र रूप में है वो भरत बहुत पहले बता चुके। अगर आप उनको पढ़ते हैं और अपनी ज्ञान परंपरा में से उसको निकाल कर स्वयं समृद्ध होते हैं। आज एक्टर ये कहता है कि एक स्क्रिप्ट से लेके परफॉर्मेंस तक की जो यात्रा है वो थिएटर है। और जो महेश जी ने अभी बताया कि हमारी नाट्य परंपरा उसको कैसे धारण, ग्रहण, धारण, मनन और प्रयोग, ये जो 4 के स्तर हैं उसको बताया, समझाया जाता है। तो नाट्य शास्त्र को पढ़ने से आप अपने काम में निखार ला सकते हैं। एक अभिनेता को इसलिए जानना चाहिए कि नाट्य शास्त्र जब वो पढ़ेगा तो उसे पता लगेगा कि एक्टिंग करने में इस शरीर का जो उपयोग करते हैं उसको नाट्य शास्त्र कैसे 6 भागों में बांट कर, आंगिक अभिनय अपने आप में, आंख के कितने भेद हम कर सकते हैं अभिनय के दरमियान, भौहें कैसे काम करेगी, पुतली कैसे काम करेगी, किस भाव के लिए किस तरह से उसको प्रयोग में लाना चाहिए, ये तो एक्टर का ही विषय है। और एक्टर अगर उसे नहीं जानता है, बिना जाने कर रहा है, तो वो अगर इसे पढ़ लेता है और उसे पता लगता है कि नहीं, आंख का इस तरह से उठाना ये एक मीनिंग कम्युनिकेट करता है। क्योंकि हमारी ज्ञान परंपरा जो है वो कहती है 49 भाव है। और मैंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि हमारी ज्ञान परंपरा ये भी कहती है कि 49 प्राण है, और फिर ये भी कहती है कि 49 अग्नियां है। तो इन तीनों के रिश्ते हैं, संबंध है। दुर्भाग्य से हम जानते नहीं। और जब वो कहता है कि कोई ऐसा योग नहीं है, कोई ऐसी कला नहीं है, कोई ऐसा शिल्प नहीं है, तो इनका जो इंटर रिलेशनशिप है, ये सारे के सारे हमारी ज्ञान परंपरा में बिखरे पड़े हैं, जिनको ढूंढना है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो नाट्य शास्त्र कहता है, जिसे नाट्य शास्त्र को थोड़ा बहुत जानने वाला व्यक्ति भी कोट करता है। कोई ऐसा शिल्प नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, कोई ऐसी कला नहीं है, कोई ऐसी विद्या नहीं है, कोई ऐसा योग नहीं है जो इसमें नहीं है। ये तो सूत्र है, लेकिन इनका आपसी संबंध क्या कहीं बनता है, या कहीं हमारी ज्ञान परंपरा में कोई ऐसा संदर्भ आता है जो ये बताए कि ये सूत्र कैसे जुड़ता है? तो उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमको विष्णु धर्मोत्तरम में मिलता है। कृष्ण का प्रपौत्र है वज्र, जो मार्कंडेय ऋषि से मूर्ति शिल्प को जानना चाहता है।
मूर्ति बनानी है अपने देवता की, इष्ट की, तो वो कहता है मुझे मूर्ति शिल्प के बारे में बताइए। और मार्कंडेय उसे कहते हैं कि मूर्ति शिल्प को यदि जानना है तो पहले चित्रकला को जानो। तो वो कहता है ठीक है, मुझे फिर आप पहले चित्रकला के बारे में बताइए। तो मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि चित्रकला को यदि जानना है तो पहले नृत्य कला को जानो। तो वज्र कहता है ठीक है ऋषि, आप मुझे नृत्य कला के बारे में समझाइए। तो ऋषि कहते हैं नृत्य कला को समझना है तो संगीत कला को समझो। तो वो प्रश्न करता है कि मुझे संगीत कला के बारे में बताइए। अब वो कहते हैं संगीत कला को यदि समझना है तो गान कला को समझो। अब वो कहता है ठीक है, मुझे आप ज्ञान कला की शिक्षा दीजिए। तब मार्कंडेय कहते हैं गान कला को समझना है तो छंद को समझो। अब मूल जो बात है वो छंद से लेकर मूर्ति शिल्प तक का ये तंतु एक दूसरे से जुड़ता नजर आता है। और जब ऐत्रेय ब्राह्मण हम पढ़ते हैं वो कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि छंदोबद्ध है। और वो कहते हैं कला के दो ही चीजें हैं जो कला को कला बनाती है। पहला है वो कौशल युक्त हो, ये ऐत्रेय कह रहा है, ऐत्रेय महिदास जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित है उनको पता है ऐत्रेय महिदास का क्या महत्व है। वो पहली बार भारतीय परंपरा में कला की परिभाषा दे रहा है। वो कहता है कि जो चीज कौशल युक्त है वो कला है। जो कुशला का रेफरेंस अभी महेश भाई ने दिया। और दूसरा कहते हैं कि जो छंद में है वो कला है। और इस तरह से मूर्ति शिल्प, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, गान कला और छंद, क्योंकि छंद जैसे ही आता है तब आप शब्द पे चले जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे आधुनिक रंगकर्मी हैं जो ये मानते हैं कि नाट्य के लिए शब्द अनिवार्य नहीं है। वो तो हाँ, इसकी बड़े लोग हैं। वो ग्रेटावस्की की वहां से वो चीज आती है कि शब्द की क्या आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो वाचिक एक अभिनय का एक स्वरूप है। लेकिन जैसे ही हम छंद पे जाते हैं तो छंद का अर्थ ही है जहां अक्षर है, जहां स्वर है। और फिर जो छंद की व्याख्या हमारे छांदोग्य उपनिषद में आती है, और छांदोग्य में नहीं, अलग अलग जितने उपनिषद है उसमें छंद को कितनी तरह से प्रकट किया गया है। तो ये गहरी ज्ञान कला है। और नाट्य शास्त्र को जानकर ही आप जान पड़ते हैं, यानी रंग कर्म करने वाला ये जान पाता है कि वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी के रास्ते पर अपने कदम बढ़ा रहा है। उसे ये जानकर, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अभिनेता की परंपरा ऋषि परंपरा है, क्योंकि हमारा पहला एक्टर ऋषि था। वो सारे भरत के जो शिष्य हैं वो ऋषि परंपरा के लोग। तो आज जो एक्टर खड़ा है उसे इसे समझना चाहिए। और ये भाव जैसे ही वो समझता है कि मैं ऋषि परंपरा का संवाहक हूं, उसके भीतर एक जिम्मेदारी का भाव आता है। और वो इस कर्म को करने के लिए ज्यादा संजीदा तरीके से, यानी अपने काम को और बेहतर तरीके से करने का एक भाव यदि अभिनेता के मन में आ जाए और वो छंद को समझने का प्रयास करने लगे। जीवन छंद से बाहर है ही नहीं। और छंद को समझने के बहुत अर्थ हैं। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है छंद देवताओं के वसन है। और राजस्थानी परंपरा में एक बहुत सुंदर सूक्ति है। इस दुनिया में ये जो शुरू में हमने एक मृत्यु और नियति का रेफरेंस दिया था ना कि अभिनेता ही अतिक्रमण करता है। हमारी लोक परंपरा में एक सूक्ति है, इस दुनिया में दो ही चीजें अमर होती है या अमर रह पाती है। पहली वो जो किसी मॉन्यूमेंट की शक्ल में चली जाती है, और दूसरी वो जो किसी
छंद की शरण में चली जाती है। आज हम जब भी, इसलिए नाट्य शास्त्र ने जो नाट्य की परिभाषा दी है, जिसका हम लोग अभी तक गलत संदर्भों में जिक्र करते रहे कि नाट्य एक अनुकरण है, वो अनुकरण कह ही नहीं रहा है। ब्रह्मा पहली बार विरूपाक्ष को कह रहे हैं कि तू गलत समझ रहा है कि ये कोई देवताओं का गुणगान करना है या तुम्हारा अपमान करना, ये है ही नहीं। वो पहला जो सूत्र है, नाट्य त्रिलोक के भावों का अनुकीर्तन है, अनुकीर्तन, हाँ, रिसाइटेशन नहीं कहा है, नहीं, उसने कहा इमिटेशन नहीं। अनुकीर्तन है। और अगर कीर्तन है तो बगैर छंद संभव नहीं है, नहीं है, संभव नहीं है। ये सारे अनन्यो आश्रित हैं। और उसको समझकर ही हम समझ पाते हैं कि हम कितनी महान परंपरा को, बहुत से लोगों को इस पे भी ऐतराज हो सकता है कि आप इन पुरानी चीजों को इस तरह से महान करके क्या बताना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग किस सुदीर्घ परंपरा के, महान शब्द से अगर किसी को ऐतराज हो, अपन उसको छोड़ देते हैं, सुदीर्घ परंपरा के संवाहक हैं, आप किसे लेकर खड़े हैं, और उसको जब आप ध्यान में लाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके काम का महत्व क्या है। सुलभ जी के पास मैं लौटना चाहूंगा। इसके सुलभ जी, आपने अब तक की चर्चा सुनी, अर्जुन देव जी ने बहुत विस्तार से इस पर बातचीत की, और सदेव त्रिपाठी और महेश चंपकलाल जी ने। आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो हमारा नाट्य शास्त्र है, जो हजारों सालों से है और अब तक आ रहा है, और यदि यह अभिनेता ऋषि परंपरा का वारिश है, तो इसको शुद्ध कर्म क्यों कहा गया और इसकी उपेक्षा क्यों होती रही भारत के इतिहास में? सुलभ जी। देखिए, पहले तो जो बात मेरे दिमाग में है कि नाट्य शास्त्र के महत्व को प्रतिपादित करना, यह कोई अभी हम प्रतिपादित करें कि यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। नाट्य शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह जग विदित है। हमको इस बात की चिंता भी करनी चाहिए कि इसकी उपेक्षा क्यों हुई, खास तौर पर इस आधुनिक समय में, आजादी के बाद, जब हम हर क्षेत्र में, सृजन के हर क्षेत्र में, जब हम नया कुछ करने के लिए, नई जमीन तोड़ने के लिए, अपनी सृजन की जो दुनिया है उसमें ढेर सारे प्रयोगों से हम गुजरे, विविध विधाओं की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आखिर क्या था कि जिसके चलते हमने नाट्य शास्त्र की उपेक्षा की? क्या ये उपेक्षा पहले भी हुई है? नहीं हुई है। जब संस्कृत का रंगमंच समाप्त होता है और जब हमारी लोक भाषाओं का रंगमंच नए सिरे से आकार लेता है और संस्कृत में जो बोलियां, भाषाएं मिलाई जाती हैं, तब दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए नाट्य शास्त्र की छाया में। तमिल में लिखा गया शिल्पाधिकारम और मैथिली मिला करके संस्कृत में लिखा गया वर्ण रत्नाकर। ये दो बहुत महत्वपूर्ण नाट्य शास्त्र की छाया में लिखे गए ये ग्रंथ, उस नए ढंग से अपनी भाषा को मिला करके व्याख्या की गई नाट्य शास्त्र की चीजों को। जैसे अर्जुन देव चारण जी ने अभी की है, ठीक उस तरह नहीं, थोड़ा अलग अंदाज है उनका। जाहिर है एक समय का पूरा गैप है, तो वो दिखेगा उसमें। आज क्या कारण है कि हमने उसकी उपेक्षा की? यह जो अभी भाग दौड़, अधैर्य की जो दुनिया हमारे सामने अभी खड़ी है, उसमें रंगमंच जैसा धैर्यवान कला, रंगमंच बहुत धैर्यवान कला है। नित्य नहीं, हर क्षण जन्मने की कला है ये, और हर क्षण मरने की कला है। नश्वरता, इसकी नश्वरता में ही इसकी अमरता है, इसकी अमरता में ही इसकी नश्वरता है। ऐसी महान कला और इसकी सुदीर्घ परंपरा, महान शब्द हटा के अभी अर्जुन जी ने उसको सुदीर्घ शब्द दिया। इस सुदीर्घ परंपरा से अचानक हमने मुंह क्यों मोड़ लिया? आखिर क्या था हमारे जीवन में? कौन आपाधापी मची हुई थी? हमको इसकी चिंता करनी होगी। यह किताब इस चिंता को
इस भूल का प्रायश्चित करने का अवसर देती है। जी। अगर इस पुस्तक में जिस ऋषि परंपरा में जिन अभिनेताओं की बात आप करते हैं, भरत ने किया है और हमारे अर्जुन देव चारण जी उसकी अपनी नई दृष्टि से उसको सामने रखते हैं। दृष्टि, दिक्कत क्या है कि जब हम दृष्टि को, आधुनिकता को जब हम मूल्य मान बैठते हैं तो ये सारे संकट पैदा होते हैं। जब हम दृष्टि मानते हैं आधुनिकता को तो ये संकट नहीं पैदा होता है। हमने मूल्य मान करके आधुनिकता को आजादी के बाद जीना शुरू किया। मैं बहुत पहले की बात नहीं करना चाहता। और वही मूल्य मान करके जीने और कलाओं के साथ इंटरैक्ट करने की जो परंपरा रही, उसने हमको हमारी सुदीर्घ परंपरा से, इस हमारे मतलब यह वैभव भरी दुनिया जो है हमारी, उससे हमको अलग कर दिया। और हम तात्कालिकता के चक्कर में रातों रात यशस्वी बनने की जो परंपरा शुरू हुई, उस परंपरा ने हमको नष्ट किया, हमारी ज्ञान की परंपरा से हमको दूर किया। आज आप बताइए कि जो अभिनेता शिखर पर हैं, शीर्ष पर हैं, क्या उनके पास समय है कि वो नाट्य शास्त्र पढ़े? जब पढ़ना था तब उनको पढ़ाया नहीं गया। आज आप उनसे इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। यही कारण है। देखिए, जो कलाओं की दुनिया है, जो सृजन की दुनिया है, उसका सबसे बड़ा खेल है कि आपको तत्काल नहीं पता चलेगा कि आप अगर कविता नहीं पढ़ रहे हैं, कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, नाटक नहीं कर रहे हैं, नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको तत्काल नहीं पता चलेगा 20 साल 25 साल तक कि आप क्या खो रहे हैं। उसके बाद जो पीढ़ी पैदा होगी रंगमंच पर, जो आज पैदा हुई है, जिसको आप झेल रहे हैं, उसके काम में आपको पता चलेगा। तो इस किताब का मेरे लिए जो महत्व है, सर्वाधिक जो महत्व है, वो ये महत्व है कि जो गुत्थियां हैं, जिनको बहाना बनाकर नाट्य शास्त्र से दूर किया गया, रंग रसिकों को, नाट्य रसिकों को जिससे दूर किया गया, उन गुत्थियों को या उन चीजों को इस पुस्तक में सुलझाने की कोशिश हुई, प्रयास हुआ है। वो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती हैं। मुझे याद है, मैं जब विद्यार्थी था और नाट्य शास्त्र पढ़ने की जब मैं कोशिश कर रहा था, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती थी। एक आप जाकर देखिए, जो संस्कृत के जो तथाकथित विद्वान जो हैं, जिनकी अधिकांश पुस्तकें चौखंबा से प्रकाशित होती हैं, उनका अनुवाद आप पढ़ नहीं सकते हैं 5 पंक्ति। अरुचि पैदा करने वाली चीजें सामने हैं। नाट्य शास्त्र की व्याख्याएं भी जो आई, जो छिटपुट इधर उधर कहीं से जो कोर्स के लिए और इधर उधर छात्रों के लिए रची गई, वो बेहद निराशाजनक है, नाट्य शास्त्र के प्रति अरुचि पैदा करती है। तो ऐसे में इस पुस्तक का मेरे लिए जो महत्व है वो यही है कि यह रुचि पैदा करे। जिन्होंने नहीं पढ़ा और अभिनेता बन गए, उनकी फिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी फिक्र कर रहा हूं कि जो आने वाले लोग हैं, यह पुस्तक उन लोगों तक पहुंचे और पठन पाठन शिक्षण की जो पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में सुधार हो, हम अपनी परंपरा के निकट जाएं और सजगता के साथ जाएं। जो रूढ़ है वहां, जो चीज वहां छोड़ देने वाली है, हम छोड़ें। जो हमारे समय समाज को अभिव्यक्त करने में कमजोर टूल्स हैं, उनको हम छोड़ें। लेकिन जो ताकतवर चीजें हैं, जो हमारी संपत्ति है, जो वैभव है हमारा, उनको तो नहीं गड्ढे में डालें, हम उनको लेकर के आगे बढ़े। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये पुस्तक इसलिए है कि यह आने वाली पीढ़ी के काम आएगी पुस्तक, अगर हम इसके साथ एक विनम्र व्यवहार करते हैं, एक उचित व्यवहार करते हैं। ये बेहद जरूरी है। पुस्तक में बहुत सारी चीजें हैं, उनकी व्याख्या, चूंकि मैंने पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी है, पारायण नहीं कर सका हूँ सत्यदेव भाई की तरह, कि पारायण की कला में माहिर नहीं हूं। मैं थोड़ा धीमा पाठक हूँ, धीमे धीमे पढ़ता हूँ, समझ भी कम है मेरी, तो अपनी समझ के हिसाब से मैं पढ़ता हूँ, चाहता हूँ चीजों को अर्जित करते चलूं। तो मैंने जो भी अर्जित किया है वो ये अर्जित किया है कि नाट्य शास्त्र को लेकर के जो एक अरुचि का वातावरण बना या बनाया गया जानबूझ करके, शिक्षण पद्धतियों में इसको जबरन जो है सो इसको किनारे किया गया, उसमें अपने स्वार्थ थे लोगों के,
अपने ज्ञान की उनकी सीमा थी, उस सीमा को छुपाने के लिए नाट्य शास्त्र को एक किनारे कर दिया गया। वो स्थिति बदलने की ताकत ये पुस्तक रखती है, और इस पुस्तक के पास वो ताकत है। अगर इसके साथ अगर हमारा व्यवहार ठीक रहता है, हम इससे अपना एक संबंध, एक रिश्ता बनाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये लाभप्रद होगी किताब। और मैं फिर से बधाई देता हूँ अर्जुन देव को इस पुस्तक की रचना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुलभ जी। अब हमारे पास थोड़ा सा समय है, और सत्यदेव त्रिपाठी जी कुछ दूसरे चरण में कुछ कहना चाहते थे, तो मैं सत्यदेव त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा इस बात के साथ कि वाकई जो पिछली बार आपने जो कहा कि इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है और 1 महीना पढ़ने की जरूरत है, और एक रीडिंग इन वन सिटिंग शायद इस किताब के साथ लागू नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको उतरना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा, और फिर एक अंदर से आपको आंतरिक आनंद की अनुभूति होगी जो लोग भी इस किताब को पढ़ेंगे और देखेंगे। सत्यदेव त्रिपाठी जी। हाँ, मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि जब अर्जुन देव जी ने इस शास्त्र की उपेक्षा हुई, नाट्य शास्त्र की, और वो पर्दे के पीछे चला गया, तब इन्होंने एक बात कही है कि इस समृद्ध परंपरा का, नाट्य शास्त्र की समृद्ध परंपरा का लोक में रूपांतर हो गया। तो लोक में रूपांतर किस तरह से हुआ और उसके क्या प्रमाण हैं, अवश्य उनके मन में होगा, और वहां समय या जगह के अभाव में या अपने लक्ष्य की तरफ जाने में वो रह गया होगा। तो अब तो दोनों वक्तव्य खत्म हो गए उनके, पता नहीं तीसरी बार कोई मौका है कि नहीं। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पढ़ने के बाद शायद मैं बात भी करूं आपसे इस तरह की बातों को, लेकिन मुझे थोड़ा सा याद आया कि कावलम नारायण पर्णिकर के कुछ नाटक मैंने बंबई में देखे, और वहाँ की जो लोक नाट्य हैं वहाँ का, थय्यम, कड़ियाट्टम, कथकली, उनको लेकर के उन्होंने जो प्रयोग किया है वो शायद इस आधुनिक रंगमंच जिस तरह से आज होता है उसके बदले हमारे पारंपरिक रंगमंच की झलक, मुझे याद तो नहीं है मगर उसकी झलक हमको दिखाई पड़ती है। क्या ये उत्तर भारत या उनके अलावा भी, एक मुझे और बात याद आई कि मैं देख नहीं सका, 60 के 70 के दशक की बात थी जब मैं बंबई में उस तरह से सक्रिय नहीं था। मैंने सुना कि 2 नाटक विजया मेहता जी ने यहाँ मंडप, जिस तरह से भरत मुनि ने बताया है उस तरह से मंच तैयार करके उन्होंने संस्कृत का अनुवाद मराठी में कराया, मुद्रा राक्षस का और अभिज्ञान शाकुंतल का, वो उन्होंने किया था। तो इस तरह से कुछ थोड़े से प्रयास हुए। पिछले दिनों मैंने प्रसाद जी पे काम किया तो ये देखा कि प्रसाद जी की तुलना टैगोर जी से की जाती है। प्रसाद जी ने रंगमंच पे लिखा है, बहुत सारे नाटक भी लिखे, आप सब जानते हैं। टैगोर जी से उनकी तुलना होती, टैगोर जी उनकी भेंट हुई थी, तो मैंने टैगोर जी का भी थोड़ा सा उल्टा पलटा, उन्होंने साफ इस बात का जिक्र किया है। उनके रंगमंच पर निबंध हैं जैसे प्रसाद जी के हैं वैसे उनके भी हैं, और ये सब लोग उस हमारे पारंपरिक रंगमंच की तरफ जाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि क्यों हमने उस परंपरा को छोड़ दिया। ये कहते हैं, तो थोड़े से प्रयास हुए हैं, भारतीय जी ने किए हमारे यहाँ, प्रसाद जी ने किया नहीं मगर प्रसाद जी ने उसको लिखा। तो थोड़ी ये जो चर्चाएं बीच बीच में हुई हैं, और भी शायद कहीं प्रयोग थोड़े से एक्सेप्शनली ही, अपवाद स्वरूप ही हुए हों, अगर उनका भी कोई रिकॉर्ड हो तो हमें एक थोड़ी सी पतली सी धारा कहीं मिल सकती है इसकी। और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि लोक से शास्त्र बहुत कुछ लेता है, आपने जहाँ लिखा है, और लोक वेद और अध्यात्म का मेल है नाटक। और जहाँ आप दोनों सभ्यताओं की तुलना करते हैं, बहुत स्वस्थ बात आप कहते हैं कि हमारे यहाँ, क्योंकि ये पूरी संस्कृत के ऊपर है, जो हमारी पूरी भारतीय संस्कृति है वो हमारे नाट्य में, हमारी कलाओं में उतरती है। कला और संस्कृति दूसरे का बहुत आदान प्रदान भी करते हैं। तो उसमें ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ माना जाता है, जैसे आपने लिखा है, मैं आपको ही कोट कर रहा हूँ कि हमारा जो जीवन है आज का, वो हमारे कहीं पूर्व जन्म के पुण्यों का फल माना जाता है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में ये कहा जाता है कि ये कुछ पाप किया उन्होंने, वर्जित फल खाया उन्होंने, जिसके कारण उन मनुष्य की योनि में ला दिया गया। तो इस तरह से हम जिस सभ्यता को लेकर के आज निकल गए आगे और अपनी परंपराओं को छोड़ गए आगे, उनके दृष्टिकोण में हमारे दृष्टिकोण में पूरा का पूरा बहुत बड़ा अंतर है। इस नाट्य शास्त्र को पढ़ना, और हम उस नाट्य शास्त्र के जो मूल है भरत जी का, उसके माध्यम से हम भले
उसको न पढ़ पाए, लेकिन इसके माध्यम से हम पढ़ पाएंगे तो शायद फिर से हमारी वो पूरी संस्कृति, हमारी वो पूरी सभ्यता, हमारा वो पूरा चिंतन, सारी परंपराएं हमारी फिर से रिवाइव हों। इसलिए भी इस पुस्तक को, इस पुस्तक के माध्यम से नाट्य के लोगों को नाटक करने और पढ़ने पढ़ाने चाहिए, ये मैं कहना चाहता था। जो बार मैंने कहा कि मैं कहूँ। जी जी, धन्यवाद त्रिपाठी जी। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि हिस्ट्री में जो उसकी सीमा है। मैं अंतिम वक्तव्य के लिए, इस बातचीत के अंतिम वक्तव्य के लिए दोबारा अर्जुन देवचारण जी के पास जाना चाहूंगा कि उन्होंने ये पूरी चर्चा सुनी, और जिससे भी मेरी बात हुई पंचम वेद किताब को लेकर, सबने उसके प्रति उत्सुकता जाहिर की है। बॉम्बे में वामन केंद्र से मेरी टेलीफोन पर बात हुई और मैंने कहा कि इतनी अद्भुत किताब आए, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि मैं चाहता हूं कि बॉम्बे में इस किताब पर मुंबई में एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित हो और उस पर चर्चा की जाए। जाहिर है मराठी रंगमंच इस देश का एक शीर्ष रंगमंच माना जाता है, तो वहां होनी चाहिए। बांग्ला रंगमंच और कोलकाता में भी चर्चा होनी चाहिए, और मलयाली रंगमंच त्रिवेंद्रम में भी चर्चा होनी चाहिए। चूंकि नाट्यशास्त्र हमारी सभी भारतीय भाषाओं से जुड़ता है और देश के रंगमंच से जुड़ता है, तो इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि यह किताब इस दिशा में एक ताजा हवा के ताजा झोंके की तरह है, जो हमें फिर से इसकी ओर ले जा रही है। अर्जुन देवचारण जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस सत्र का समापन वक्तव्य आप दें संक्षेप में। अर्जुन देवचारण जी। इतनी अच्छी बातचीत जो हमारे सब नाट्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, जो भारतीय नाट्य परंपरा को लेकर लगातार चिंतन करते रहे हैं, उनके साथ, ऋषिकेश जी के साथ, सत्यदेव जी के साथ, महेश भाई और अजीत भाई, आपको मैं साधुवाद देता हूं कि आपने ये प्रयास किया कि हम इस बहाने से हमारी जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है, क्योंकि नाट्य शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है कि वो सिर्फ एक विधा के लिए नहीं बना है, वो जीवन का ग्रंथ है। ये मैंने अपनी इस पुस्तक में लिखा भी है कि अगर हम उसके 35वें अध्याय में, जहां वो नाट्य निर्देशक के लिए क्या आवश्यकता है उसको जब बताता है, तभी पता लग जाता है कि नहीं, वो आपसे अपेक्षा क्या रख रहा है। तो ये पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार ग्रंथ है। कलाओं और साहित्य का तो है ही है, लेकिन दुखद है, और ऋषिकेश जी ने उसकी तरफ जो संकेत किया वो कोई गलत नहीं है। इसके बारे में सब जानते हैं कि ये जानबूझ के उसे इतना दुरूह बनाया गया कि नहीं, उसकी तरफ आज का रंगकर्मी जाए ही नहीं। आज का रंगकर्मी कोई जानबूझ के उससे नहीं हटा है, इंटेंशनली ऐसा नहीं हुआ है, वो अनचाहे ही। जैसा कि सत्यदेव जी बता रहे थे कि नाट्य शास्त्र को एनएसडी में टीचर कहता है कि बच्चे आते नहीं है। मेरा भी एक बार एक टीचर से ऐसा संवाद हुआ था, तो उन्होंने कहा सर बच्चे कहते हैं कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने कहा भैया क्या तुम ठीक से पढ़ाते नहीं हो क्या? इतना रुचिकर है, और उसको जब आप पढ़ाते हो तो पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा आपके साथ खड़ी होती है। इसका अर्थ यह है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए बच्चे को आप जैसे ही संस्कृत का शाब्दिक अर्थ बताने लगते हैं, जो बहुत सी टीकाएं हमारे सामने उपलब्ध है, तो उसको लगता है मेरे लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको संदर्भ देकर समझाते हो कि इस कहे का अर्थ ये है, और इसके रेफरेंस हमारी ज्ञान परंपरा में यहाँ मिलते हैं, जो आज भी जीवन के लिए उपयोगी है। क्योंकि आज तो हम हर चीज को इसमें देखते हैं ना कि वो उपयोगी है क्या। प्रासंगिकता भी उस औचित्य से जुड़ी हुई है, उस उपयोगिता से जुड़ी हुई है। तो इस संदर्भ में मेरा प्रयास यही था, इसीलिए ये पुस्तक मेरे से ईश्वर ने लिखवा ली, मैंने नहीं लिखी है। ये मैं आपसे वैसे बात व्यक्तिगत भी कह चुका हूँ, और मैं मानता भी हूँ ये मेरे लिखा हुआ नहीं है। ये मेरी माँ ने, जो मेरी इष्ट है, ये उन्होंने मेरे पे कृपा की है कि मैं इस पुस्तक को लिख पाया। ये सारा रास्ता भी उन्होंने बताया कि उन चीजों को मैं पिछले 30 सालों में लगातार पढ़ता रहा, इस अर्थ को खोजने में।
और मेरे लिए अच्छी बात यह रही कि एक नाट्य शास्त्र ने मुझे पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ दिया। बिंदु तो एक ही था कि वो कह रहा है वेदों से लिया, अब मैं अटका हुआ वहीं था कि नहीं, ये कह रहा है तो कोई अर्थ है, हम तक नहीं पहुंच पा रहा है वो अर्थ, और उसको जानने की प्रक्रिया में बार बार वेदों को पढ़ा। तो फिर विद्वानों ने कहा कि नहीं, वेद को समझना है तो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए, तो ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा, तो पता लगा कि अच्छा ये वेद का कर्म कांड का जो स्वरूप है वो उसमें बताया गया है। तो फिर कहा कि नहीं, आरण्यक पढ़िए, तो आरण्यक पढ़े। फिर कहा नहीं, इसका जो दर्शन है, फिलोसफी है, उसको जानना है तो उपनिषद पढ़िए, तो उपनिषद में गया। फिर कहा कि नहीं, ये कथाएं जो है वो पुराणों में आई है। तो मेरे लिए तो ये माध्यम बना, और मैं तो ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस समृद्ध परंपरा में मुझे इस तरह सक्रिय किया और मेरे से ये पुस्तक लिखी गई। इसलिए मैंने पुस्तक के अंत में आभार में सिर्फ 5-6 पंक्तियां लिखी कि मेरा नहीं है, ये जो हमारी ज्ञान परंपरा के जो पुरोधा रहे हैं उन्होंने मुझ तक जो पहुंचाया, ये उसी का फल है। अगर कमी है तो मेरी है, उस ज्ञान परंपरा में कमी नहीं है, मेरी सीमा हो सकती है। इसलिए ये पुस्तक, जैसा सभी मित्रों ने कहा है कि आज के जो आधुनिक रंगकर्मी, और बिल्कुल सही कहा ऋषिकेश जी ने, आधुनिकता दृष्टि ही है, वो कोई मूल्य नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। और मैंने कोशिश भी की है कि इसमें इन चीजों को भी मैं जहां जहां अवसर मिला शामिल करता गया, जिससे रंगकर्म के जो अभी करने वाले लोग हैं उनको सारे रेफरेंस भी मिले। और अगर ये सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो मैं इसे अपनी सार्थकता मानूंगा। और एक बार पुनः आप सभी मित्रों का मैं आभारी हूं कि आपने समय निकालकर इस पुस्तक पर चर्चा की। धन्यवाद। इसी के साथ मैं जयरंगम की ओर से, जयरंगम परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, खासतौर से इस बात के लिए कि आज के जमाने में हम जब भी कोई ऑनलाइन पैनल डिस्कशन के लिए किसी को फोन करते हैं तो उनकी व्यस्तताएं इतनी होती हैं और वो कहते हैं कल बताएंगे, परसों बताएंगे, इस डेट को कर लो। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अपने चारों पैनलिस्ट का इतना प्रेम और स्नेह मिला। जैसे ही मैंने अर्जुन देवचारण जी से इसका प्रस्ताव रखा, सबसे पहले उन्होंने बोला कि कब करना चाहते हैं, मैंने बताया, उन्होंने कहा कि हाँ कर लीजिए। ऋषिकेश सुलभ को मैंने फोन किया, मेरे बड़े भाई हैं पटना में, उन्होंने कहा कि कब करना चाहते हो इस समय। सतदेव त्रिपाठी को भी मैंने फोन किया और कहा, और उसी तरह सतदेव त्रिपाठी जी ने भी एकदम तुरंत उसकी सहमति दी, और महेश चंपकलाल जी ने कहा कि हाँ इसको करते हैं। तो इतने जयरंगम के प्रति और हम सबके प्रति और इस नाट्य शास्त्र के प्रति जो आप सबका प्रेम है, और मैं स्वर्गीय दीपक गेरा अपने मित्र को याद करना चाहूंगा इस अवसर पर कि वो हमारे बीच मौजूद हैं। वो हमारे बीच अभी सशरीर नहीं है, दुर्भाग्य से वो चले गए, और उनकी पत्नी हेमा गेरा और उनके 2 बच्चे जो कि इस जयरंगम में कर्णधार बने हैं, एक तो साहिब उनका बेटा और दूसरी मन उनकी बेटी, ये दोनों ने, और फिर कैलाश चोपड़ा और रुचि भार्गव और जयपुर की तमाम टीम इस जयरंगम के कारवां को आगे बढ़ा रही है। और हम जल्दी ही एक दूसरे पैनल डिस्कशन में, किसी मास्टर क्लास में, किसी चर्चा में मिलेंगे। और अगले साल जब जयरंगम का 11वां वर्ष होगा, तब तक शायद हमारी दुनिया कोरोना के शाप से मुक्त हो चुकी होगी, शायद थोड़ी सी तब उस समय सुविधाएं और चीजें ज्यादा ठीक ठाक और अनुकूल होंगी। तो उस साल हम बड़े पैमाने पर जयरंगम का आयोजन करेंगे, और आप सबको हमारा अभी से आमंत्रण है कि आप जयपुर आएंगे, और जयपुर आइए और जयरंगम में भागीदारी कीजिए और इस रंगमंच के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। धन्यवाद।